साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वैज्ञानिकों ने प्रजनन करने में सक्षम पहला जीवित रोबोट विकसित किया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो विश्व के पहले जीवित रोबोट को जेनोबोट्स नाम दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, जेनोबोट्स क्या हैं? ये विश्व के पहले जीवित रोबोट हैं। इसे अफ्रीकी पंजे वाले मेढक, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जेनोपस लाविश है, इसकी स्टेम कोशिका से बनाया गया है। जेनोबॉट्स के बारे में बात करें तो इसकी चौड़ाई 1 मिलीमीटर से भी कम है। ये चलने में सक्षम है और समूहों में एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं का उपचार भी कर सकते हैं। यदि स्टेम कोशिका की बात करें, स्टेम कोशिका क्या होती हैं? तो स्टेम कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है। आगे देखें, अब वैज्ञानिकों ने स्व प्रतिकृति बनाने में, मतलब सेल्फ कॉपी बनाने में सक्षम जीवित रोबोट के निर्माण के लिए जैविक प्रजनन के बिल्कुल नए रूप की खोज की है, जो किसी भी जीव या पौधे से भिन्न है। शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के जीव में जेनोबोट्स को व्यवस्थित करने हेतु एक ढांचा तैयार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्लोनिंग के विपरीत है। क्लोनिंग में क्या होता है कि क्लोनिंग में एक जीव के डीएनए का उपयोग कर उसकी सामान्य प्रतियां या सेम कॉपी विकसित करने के लिए किया जाता है, जबकि इन कोशिकाओं को विभिन्न भ्रूणों से निर्मित किया जाता है और ऐसे जीव को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जो उनकी मूल प्रजातियों के समान नहीं होते हैं। जेनोबोट्स के संभावित अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है? तो पहला, समुद्र और भूमि आधारित प्लास्टिक प्रदूषण को हटाने में। दूसरा, यदि जेनोबोट्स को स्तनधारियों की स्टेम कोशिकाओं की मदद से बनाया गया है तो दृष्टि की पुनर्प्राप्ति हेतु, मतलब आंखों की रोशनी यदि खराब हो जाए तो उसकी पुनर्प्राप्ति हेतु लेंस बनाने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हृदय अवरोध या ब्रेन डैमेज का कारण बनने वाले प्लांक को साफ करने में भी प्रयुक्त हो सकता है। वहीं कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने और उन्हें समाप्त करने के लिए प्रोग्राम भी इन्हें किया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अर्थात पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पीडीपी बिल विधेयक 2019 पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है। इसके बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं इस विधेयक के बारे में। तो पीडीपी विधेयक अर्थात पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पहली बार वर्ष 2019 में प्रस्तावित किया गया था और इसे परीक्षण के लिए जेपीसी को प्रेषित किया गया था। जेपीसी वर्ष 2019 से रिपोर्ट पर विचार कर रही है तथा इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कई बार जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाया भी गया है। पीडीपी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल व्यक्तियों के निजी डेटा की सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए एक ढांचा तैयार करता है। साथ ही इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की स्थापना भी करता है। जो जेपीसी है, संयुक्त संसदीय सचिव समिति, इसकी जो प्रमुख सिफारिशें हैं इसके संदर्भ में उनकी बात करें तो पहला है, विधिक रूप से पीडीपी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का नाम परिवर्तित कर डेटा संरक्षण विधेयक कर देना चाहिए अर्थात डेटा प्रोटेक्शन बिल किया जाना चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत डेटा के लिए एक ही डीपीए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्थापित करना चाहिए। तीसरा, सरकार को विदेशी संस्थाओं के साथ संवेदनशील और व्यक्तिगत डेटा की एक मिरर प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही कुछ विशेष परिस्थितियों में सीमा पार डेटा प्रवाह को प्रतिबंधित करना चाहिए। चौथा, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करते हैं उन्हें प्रकाशकों के रूप में माना जाना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाले कंटेंट के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। पांचवी चीज कि डेटा लीक के मामले में कंपनी द्वारा उल्लंघन के बारे में पता चलने के 72 घंटे के भीतर डीपीए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सूचित किया जाना चाहिए। और वहीं डेटा उल्लंघन के लिए सरकारी विभागों के प्रमुख को प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से बच्चों के डेटा के साथ कार्य करने वाले डेटा न्यासी को स्वयं को डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में पंजीकृत कराना होगा। अब यहाँ पर जो आपका पीडीपी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें जो शामिल प्रमुख शब्दावलियां हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले देखें डेटा प्रिंसिपल क्या होता है। तो डेटा प्रिंसिपल वह व्यक्ति जिसके पास डेटा होता है वह डेटा प्रिंसिपल कहलाता है। डेटा न्यासी वह इकाई जो डेटा के प्रसंस्करण के अनुमत तरीकों, मतलब जिसकी अनुमति हो, तो अनुमत तरीकों
को संग्रहित, नियंत्रित और परिभाषित करती है, वो डेटा न्यासी कहलाती है। डेटा प्रसंस्करण क्या होता है? वह इकाई जो डेटा न्यासी द्वारा एकत्र किए गए डेटा का प्रसंस्करण करती है। जबकि व्यक्तिगत डेटा क्या होती है? तो यह पहचान की विशेषताओं, लक्षणों या गुणों से संबंधित है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान के लिए किया जा सकता है। वहीं गैर व्यक्तिगत डेटा क्या होता है? गैर व्यक्तिगत डेटा में समेकित डेटा शामिल होता है जिसके माध्यम से व्यक्तियों की पहचान नहीं की जा सकती है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यह विधेयक जैव विविधता के संरक्षण के लिए अधिनियमित जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही यह जैव संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के देशज और स्थानीय समुदायों के साथ उचित एवं संतुलित वितरण को भी सुनिश्चित करेगा। यह जो अधिनियम है यह जैव विविधता अभिशमन और नगोया प्रोटोकॉल के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने का भी प्रयास करता है। जो प्रमुख प्रस्तावित संशोधन है उन संशोधनों की बात करते हैं तो इसमें पहला है वन औषधीय पादपों की कृषि को प्रोत्साहित करके और अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया एवं अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण की तीव्रता की सुविधा प्रदान करके इन पादपों पर दबाव को कम करना। दूसरा, पंजीकृत आयुष चिकित्सा पेशेवरों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान रखने वाले लोगों को कुछ उद्देश्यों के लिए उनकी जैविक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य जैव विविधता बोर्डों को पूर्व सूचना देने से छूट प्रदान करना। तीसरा, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना, स्थानीय समुदायों के साथ पहुंच और लाभ साझा करने के दायरे का विस्तार करना। चौथा है कुछ प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और कारावास को जुर्माने से प्रतिस्थापित किया जाएगा। दंड निर्धारित करने के लिए एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो ये कुछ प्रस्तावित संशोधन है। आगे बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बच्चे के समग्र विकास में प्रारंभिक शिक्षा के वर्षों के महत्व को रेखांकित किया गया है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN यह जो है पढ़ने, लिखने और गणित में, ध्यान रखिएगा, पढ़ने, लिखने और गणित में बुनियादी कौशल को संदर्भित करता है। 3 चीजें हैं इसमें। यह कक्षा 3 के अंत तक एक मूलभूत पाठ को पढ़ने और समझने एवं सरल गणितीय गणना करने की क्षमता को भी व्यक्त करता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पे कौन सी क्लास तक को लिया गया है? कक्षा 3 मतलब जो कक्षा 3 पास हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल, जिसे शॉर्ट में निपुण कहते हैं और इंग्लिश में निपुण का जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इनके इस निपुण भारत दिशा निर्देश भी जो आपकी आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता FLN के महत्व को प्रकट करते हैं। इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं इस रिपोर्ट के, उनकी बात करें तो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की समग्र स्थिति पर एक सूचकांक प्रस्तुत किया गया है। सूचकांक में 5 स्तंभ शामिल हैं। कौन कौन से? पहला है शैक्षिक बुनियादी ढांचा, दूसरा शिक्षा तक पहुंच, तीसरा बुनियादी स्वास्थ्य, चौथा अधिगम परिणाम और 5वां है अभिशासन। इसके अतिरिक्त छोटे और बड़े राज्यों में सर्वाधिक अंक प्राप्त राज्य छोटे राज्यों में केरल है और बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल है जिन्हें सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर राज्य श्रेणी में मिजोरम शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। 5 स्तंभों में से राज्यों ने विशेष रूप से अभिशासन में खराब प्रदर्शन किया है। जो इस रिपोर्ट में सिफारिशें की गई हैं क्या है? इनमें पहला है कि FLN अर्थात आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर केंद्रित निवेश के साथ बजट आवंटन में वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त महिला और बाल विकास एवं शिक्षा मंत्रालय के बीच समन्वय का संरेखण करना, पाठ्यक्रम, उपयुक्त कक्षाएं इत्यादि के जरिए 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाला मॉडल लागू करना जिसमें एक कार्यकर्ता शिक्षा घटक के प्रति समर्पित हो गए। वहीं वर्तमान कोविड परिदृश्य में प्रारंभिक ग्रेड के लिए पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करना भी इसके सिफारिशों में शामिल है। आगे चलते हैं। अगला है
सरकार ने प्रारूप विद्युत संशोधन विधेयक 2021 में से कई धाराएं हटाई हैं। देखिए, प्रारूप विधेयक का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक और निवेश गतिविधियों को कमजोर करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करना है। ध्यातव्य है कि सभी विद्युत वितरण कंपनियां, जिसे शॉर्ट में डिस्कॉम कहते हैं, का संयुक्त राजस्व घाटा 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। विधेयक के प्रारूप में शामिल जो प्रमुख प्रावधान है यदि उनकी बात करें तो पहला है, निजी क्षेत्र के अभिकर्ताओं को राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत डिस्कॉम के साथ अनुबंध करने और प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने के लिए विद्युत वितरण व्यवस्था को लाइसेंस मुक्त करना। दूसरा, यह केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति तैयार करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त क्रॉस सब्सिडी में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का प्रावधान करना। इसके अतिरिक्त विधेयक में नवीकरणीय खरीद दायित्व रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओ सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्य आयोगों से केंद्र सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि कई राज्यों ने प्रारूप विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में चिंताओं को रेखांकित किया है, जैसे निजी अभिकर्ताओं के प्रवेश से चेरी पिकिंग हो जा सकती है, मतलब जहां लाभ होगा केवल उसी पर ध्यान दिया जाएगा। निजी अभिकर्ता केवल वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान करेंगे, न कि आवासीय एवं कृषि उपभोक्ताओं को। आरपीओ अर्थात रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन की पूर्ति करने में विफलता के लिए कठोर दंड का प्रावधान, इसका भी विरोध किया गया है। वहीं क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अब सरकार ने विभिन्न हितधारकों द्वारा आपत्तियां प्रकट किए जाने के बाद प्रारूप विधेयक के कई खंडों को हटाने का निर्णय लिया है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने निचली न्यायपालिका में आरोपी को जेल की बजाय जमानत को बढ़ावा देने के लिए मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मतलब उच्चतम न्यायालय चाहता है कि आरोपियों को जमानत देने को प्रेफरेंस दी जाए यदि जमानत देने लायक केस है तो। उच्चतम न्यायालय ने जमानत को प्रोत्साहित करने के विभिन्न निर्देशों के बावजूद निचली अदालतों द्वारा राहत देने में अनिच्छा प्रकट करने पर चिंता व्यक्त की है। देखिए, भारत में अनुमानित 70% कैदी जो हैं वो विचाराधीन कैदी हैं। इसके परिणाम स्वरूप जेलों में भीड़भाड़, चिकित्सा में देरी, अस्वच्छ स्थिति और कुपोषण जैसी समस्याएं विद्यमान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आरोपी जांच में सहयोग कर रहा हो तो गिरफ्तारी नियमित तरीके से नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर माह में विभिन्न श्रेणियों के अपराधों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। कौन कौन से? पहला है इसमें ऐसे अपराध जिसमें 7 वर्ष या उससे कम के कारावास के साथ दंडनीय है। तो जमानत के लिए जो मानदंड है इसमें वह है आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय वकील के माध्यम से पेश होने के लिए अभियुक्तों को सामान्य समन जारी किया जाना चाहिए। दूसरा, अगर पेशी नहीं होती है तो पहले जमानती वारंट जारी किया जाए और बाद में गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। दूसरा अपराध, यदि ऐसा अपराध जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक कारावास के साथ वो दंडनीय है, तो इसमें जमानत आवेदन का निर्णय आरोपी के न्यायालय में पेश होने पर गुणावगुण के आधार पर होगा। तीसरा, ऐसे अपराध जहां पे जमानत के लिए कड़े प्रावधानों वाले विशेष अधिनियमों के तहत दंडनीय है, जैसे एनडीपीएस, पीएमएलए, यूपा इत्यादि। इसमें जमानत कैसे मिलेगी? तो इसके लिए जो मानदंड है वो विशिष्ट कानूनों के तहत जमानत के प्रावधानों के अनुपालन की अतिरिक्त शर्त के साथ श्रेणी बी और डी समान होगा। श्रेणी बी और डी समान होगा। अगला है विशेष अधिनियमों द्वारा कवर नहीं किए गए आर्थिक अपराध। तो इसमें जमानत के लिए क्या है? जमानत आवेदन का निर्णय आरोपी के न्यायालय में पेश होने पर गुणावगुण के आधार पर होगा। अब जो कुछ चीजें सुर्खियों में नहीं उनकी बात कर लेते हैं। भुला दिए जाने का अधिकार, आरटीबीएफ के बारे में। तो देखिए, केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में भुला दिए जाने के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरटीबीएफ अर्थात भुला दिए जाने के अधिकार जो है ये निजता के अधिकार के तहत आता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसे मूल अधिकार घोषित किया गया है, के द्वारा घोषित मूल अधिकार के तहत आता है। ये आरटीबीएफ अर्थात भुला दिए जाने का अधिकार भारत में एक उभरती हुई अवधारणा है, जहां एक व्यक्ति ऑनलाइन पोस्ट को हटाने की मांग कर सकता है। इसमें एक शर्मनाक तस्वीर, वीडियो या समाचार लेख हो सकते हैं जिनमें उसके नाम का उल्लेख हो। इसका सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है? किसी व्यक्ति की स्वायत्ता और निजता के अधिकार की रक्षा करता है। यह
इंटरनेट पर महिलाओं के हितों की रक्षा करता है, जैसे कि उत्पीड़न, धमकियों आदि को ये सीमित करके। वहीं सामाजिक और आर्थिक अलगाव आदि से बचाता है। आगे बात कर लेते हैं RSF रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में। तो यह सूचना की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रचार में विश्व के अग्रणी गैर सरकारी संगठनों में से एक है। यह पेरिस में स्थित है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है पेरिस में स्थित है। इसे संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और यूरोपीय परिषद में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। यह प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित करता है। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने निम्नांकित निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। पहला, वर्तमान में विश्व भर में 488 मीडिया पेशेवर बंदी हैं। 25 वर्षों में यह सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके विपरीत पश्चिम एशिया में संघर्षों के सापेक्ष स्थायित्व के कारण इस वर्ष हत्या किए गए पेशेवरों की संख्या सबसे कम थी। तीसरी मुख्य बात, मीडिया पेशेवरों के लिए सबसे खतरनाक देश में मैक्सिको, अफगानिस्तान, यमन और भारत है। तो ध्यान रखिएगा, भारत भी इसमें शामिल है। आगे चलते हैं। MIS अर्थात प्रबंधन सूचना प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो ये पोर्टल है, इसके बारे में बात करें तो ये जो MIS पोर्टल, इसे भूमि संसाधन विभाग ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान करना है। पहले चरण में 1 जनवरी 2014 से शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण को रैंकिंग उद्देश्यों के लिए कवर किया जाएगा। रैंकिंग से राज्यों के लिए विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना आसान हो जाएगा। साथ ही इससे परियोजनाओं की गति बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां, SPACS अर्थात विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां क्या होती हैं? ये सूचीबद्ध सेल कंपनियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये सूचीबद्ध सेल कंपनियां होती हैं। इन्हें गैर सूचीबद्ध या निजी कंपनियों का अधिग्रहण करने के एकमात्र उद्देश्य से गठित किया जाता है और फिर बाद में उनका विलय कर दिया जाता है। ये जो SPAC है अर्थात विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां हैं, ये स्वयं व्यवसाय संचालन नहीं करती हैं। इनके द्वारा निजी कंपनियों के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO के माध्यम से पूंजी जुटाई जाती है। वर्तमान में विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियों SPAC को भारत में IPO के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त ये जो आपके विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनियां हैं SPAC, इन्हें ब्लैंक चेक कंपनियां भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि SPACS के निवेशकों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि उनकी पूंजी का उपयोग कहां और कैसे किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के बारे में। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो निजी भागीदारी के साथ SSLV लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का निर्माण कर रहा है। इसे वर्ष 2022 की पहली तिमाही में प्रक्षेपित किया जाएगा। SSLV लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एक 3 चरणों का पूर्ण ठोस ईंधन वाला यान है। ध्यान रखिएगा, ये 3 चरणों का है और इसमें पूर्ण ठोस ईंधन यान है। ठीक है, सारे ही ठोस ईंधन है। इसमें 500 किलोग्राम भार तक के उपग्रह को 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट में और 300 किलोग्राम के उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा SSO में प्रक्षेपित करने की क्षमता है। SSLV लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान को छोटे उपग्रहों के लिए वैश्विक प्रक्षेपण सेवाओं के बाजार की मांग की आपूर्ति हेतु उच्च प्रक्षेपण आवृत्ति और त्वरित प्रतिवर्तन टर्न अराउंड क्षमता के साथ एक लागत प्रभावी प्रक्षेपण यान के रूप में परिकल्पित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर की भविष्यवाणी। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक शीतलहर को वायु के तापमान की उस स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जिसके संपर्क में आने से मानव शरीर पर अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ता है। शीतलहर के निर्धारण के लिए उपयोग किए जाने वाले जो मानदंड हैं उसमें मैदानी अंचलों में, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और तटीय क्षेत्रों के लिए, इन 3 आधारों पर होता है। यदि मैदानी अंचलों की बात करें तो इसमें जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे कम हो और इस अवधि के लिए तापमान सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6.4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो या जब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर होती क्या कहलाएगा? शीतलहर कहलाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए
जब न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर हो और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर कहलाएगा। जबकि तटीय क्षेत्रों के लिए जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम या उसके बराबर हो और वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो तटीय क्षेत्रों में ये शीतलहर कहलाएगा। आगे बात करते हैं चर्चित स्थलों की। तो इसमें ग्वादर बंदरगाह आप मैप में देख सकते हैं, ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो इसके बारे में बात करें तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CEPC के कार्य की प्रगति की पृष्ठभूमि में क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्वादर के बारे में बात करें तो यह पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है। यह एक गर्म जल वाला गहरा समुद्री बंदरगाह है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक हथौड़े के आकार का प्रायद्वीप निर्मित करता है। इसके निकटवर्ती क्षेत्र में ईरान में ओमान की खाड़ी पर चाबहार बंदरगाह स्थित है। यह भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है और भारत के लिए व्यापार एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिलीपींस की बात करते हैं, आप मैप में फिलीपींस को आप देख सकते हैं, ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। इसकी राजधानी क्या है? मनीला। आप मैप में देखें तो मनीला भी आपको दिखाई पड़ेगा। ये चर्चा में इसलिए क्योंकि टाइफून राय के फिलीपींस से टकराने की आशंका है। अब यहाँ पे हम फिलीपींस की राजनीतिक विशेषताओं की बात करें तो फिलीपींस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में, ध्यान रखिएगा ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह द्वीप समूह जो है दक्षिणी चीन सागर के पूर्व में और फिलीपींस सागर के पश्चिम में स्थित है, मतलब दोनों के मध्य में है। यह चीन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, पलाऊ, ताइवान और वियतनाम के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। भौगोलिक विशेषता की बात करें तो स्थलाकृति में पहाड़ी क्षेत्र, सघन वन, ज्वालामुखी मैदान और तटीय क्षेत्र शामिल हैं। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी जैसे कि ताल, मायोन, पिनाटुबो, बुलुशान इत्यादि कहां पर हैं? ये फिलीपींस में, ध्यान रखिएगा। यहाँ का फिलीपींस का उच्चतम बिंदु क्या है? माउंट एपो तथा सबसे लंबी नदी कागियान नदी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।